मात्रक क्या है? किसी राशि अभी हम ग्रुप वर्क पढ़ेंगे, बिहार पुलिस क्रैश कोर्स। चलिए चलते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देशक मानक कोई मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, व्युत्पन्न मात्रक को ड्राइव यूनिट। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है, जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। जैसे कि लंबाई हो जाएगा आपका मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय एक सेकेंड हो जाएगा, समय एक सेकेंड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा समय एक सेकेंड, ताप को केल्विन, विद्युत धारा के एम्पेयर, ठीक। और ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ के नाम का मोल। अब इसका संकेत क्या है वो देख लेते हैं। संकेत है, देख लीजिए, संकेत है लंबाई के m से, मीटर से, लंबाई के m, द्रव्यमान के kg, समय के c, समय के s, ताप के बड़का के, विद्युत धारा के बड़का a, और ज्योति तीव्रता के cd, और पदार्थ के नाम के mol मोल। चलिए आगे चलते हैं। एसआई के कुछ संपूर्ण मतलब एसआई के संपूरक मूल मात्रक भी हैं, जैसे समतल कोण, इसको हम बोलते हैं समतल कोण को, प्लेन कोण को रेडियन, घन कोण ठोस कोण को स्टेरेडियन। चलिए आगे चलते हैं। एसआई के कुछ पुराने मात्रक के नए नाम भी हैं, जैसे ताप का पुराना था डिग्री सेंटीग्रेटेड, नया है डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस, ठीक। ज्योति तीव्रता है मतलब आवृत्ति के है कंपन प्रति सेकेंड, या अभी नया है हर्ट्ज। ज्योति तीव्रता पुराना था कैंडल शक्ति, नया है कैंडला। आगे चलते हैं। समतल कोण के बारे में कुछ जानते हैं। समतल कोण थीटा डी थीटा चित्रानुसार जो देने हैं चित्र में, देख लीजिए समतल कोण है ये डी थीटा, यानी कि डी थीटा चित्रानुसार वृत्त की चाप की लंबाई हो जाएगा आपका डी एस। क्या हो जाएगा? डी एस, देख लीजिए डी एस, चाप की लंबाई होगा डी एस, और इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर। अनुपात होता है, अर्थात डी थीटा बराबर डी एस बटे आर, यानी कि रेडियन। ठोस कोण को देख लीजिए, ठोस कोण डी ओम, चित्रानुसार शीर्ष ओ को केंद्र मानते हैं, ओ को केंद्र मान लीजिए, और ओ के केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र डी ए तथा त्रिज्या आर के वर्ग के अनुपाती होता है। देख लीजिए यहाँ से डी ए, ठीक। तो इसलिए डी ओम बराबर हो जाएगा आपका डी ए बटे आर। वे सभी आभाग है, वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष की चाल हमेशा समान रहती है, एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक ठीक। और होता है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष, या 3.08 × 10⁻16 मीटर। बल्कि सीजीएस पद्धति मात्रक डाइन होता है, एसआई में न्यूटन होता है, इसलिए 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन। इसको अपोजिट कीजिएगा तो 1 डाइन बराबर 10⁻−5 न्यूटन। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है अर्ग, एवं एसआई में होता है न्यूटन। तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, एसआई में होता है जूल। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, और एक अर्ग बराबर हो जाएगा 10⁻−7 जूल। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है। अगर हो गया 10 के विभिन्न घात के बारे में जान लीजिए, आपको यहाँ जानना है। 10 पर पावर हो जाएगा आपका 24 येटा, 10 पावर 24 येटा, 10 पावर 21 जेटा। 10 पर पॉजिटिव वाला है, 10 पावर 24 येटा, 10 पावर 21 येटा, 10 पावर 18 हेक्सा, 10 पावर 15 पेटा, 10 पर पावर 12 टेरा, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 6 मेगा, 10 पावर 3 किलो, 10 पावर 2 हेक्टो, 10 पावर 1 डेका, ठीक। अब माइनस वाला चलते हैं, नेगेटिव वाला। 10 पर पावर 24 येट्टो, 10 पावर -24 येट्टो, 10 पावर 21 जेट्टो, 10 पावर 18 -18 एट्टो, 10 पावर -15 फेमटो, 10 पावर -12 पिको, 10 पावर -9 नैनो, 10 पर पावर -6 माइक्रो, 10 पावर -3 मिली, 10 पावर -2 सेंटी, 10 पावर 1 मिनट डेसी। अब कहता है कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीमा, ठीक, विभिन्न भौतिक राशियों की भौतिक राशि के बीमा जान लीजिए। वेग या चालक m0 LT-1, त्वरणक m0 LT-2, बल्क होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हो जाएगा, इसका बदलिएगा तो mLT-2, आवेग के mLT-1, कार्य ऊर्जा के mL²T-2, शक्ति के mL²T-3, संवेग के mLT-1, दाब और प्रतिबल mL−T-2, प्रतिस्थापन गुणांक mL−T-2, ठीक, पृष्ठ तनाव के mL0T-2, वेग प्रवणता के m0L0T-1, श्यानता गुणांक mL−T-1, श्यानता गुणांक mL−T-1, कोणीय वेग m0L0T-1, जड़ता घूर्णक और जगह mL²T0, कोणीय वेग mL²T-1, बला घूर्णक mL²T-2, ठीक।
जड़त्व ऊर्जा घनत्व हो जाएगा m इनवर्स t-2, प्लेन वेग m0 l t-1, कोणीय आवेग m l स्क्वायर t-1, गुरुत्व नियतांक m इनवर्स l q t-2, प्लांक नियतांक m l स्क्वायर t-1, प्रतिरोधक m l स्क्वायर t-3 और a⁻², ठीक। प्रतिरोध क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t-3 a⁻², ठीक। और विद्युत क्षेत्र हो जाएगा m l t-3 a⁻², ठीक। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए सब। आप चलते हैं गति। गति क्या है, गति के बारे में जानेंगे। अदिश राशि कहता है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप, दाब, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। सदिश राशि उसमें इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वैसी राशि भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों निश्चित होता है, ये योग के नियम का अनुसरण से जोड़ी जाती है, सदिश राशि कहलाती हैं। वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, वेग परिणमता, ये सभी आपका हो जाएगा सदिश राशि। कहता है कि दूरी क्या है, डिस्टेंस, किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। विस्थापन, विस्थापन क्या है, ये एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक जो मीटर होता है। विस्थापन ऋणात्मक, तुलनात्मक, विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। चाल क्या है, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई मार्ग की दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग क्या है, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को ही वेग कहते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। त्वरण क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वेग का मतलब वस्तु का वेग घटता है तो उसको हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। प्रक्षेप गति क्या है, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग के दिशा से विभिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं। इसके कारण पिंड एक समय में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से छोटा बाण, हवाई जहाज से गिराया गया बम, तोप से छोड़ा गया गोला, ये सब प्रक्षेप गति के उदाहरण। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। अब आगे है आपका प्रक्षेप गति। एक द्विविमीय गति होती है। प्रक्षेप गति क्या होती है, एक द्विविमीय गति होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि एक समतल गति है। प्रक्षेप गति एक समतल गति है। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे 45 डिग्री क्षैतिज से 45 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। प्रक्षेप कोण थीटा अगर है तो 90 - थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्तीय गति क्या, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। या एक समान चाल से गति करती है तो उसको हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। चलिए, वृत्तीय गति एक त्वरित गति भी होती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है। डोरी से बांधे हुए पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है तो घूमने के समय डोरी टूट जाने पर पत्थर स्पर्श रेखांकिता उड़ जाती है। कोणीय वेग क्या है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकेंड में जितना कोण घूम जाती है उसी को हम कोणीय वेग कहते हैं, ठीक। अर्थात इसे ओमेगा से प्रकट किया जाता है। अर्थात ओमेगा बराबर थीटा बटे टी होता है। यदि कण एक सेकेंड में n चक्कर लगाती है तो ओमेगा बराबर 2πn हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर में कोण 2π यानी कि 360 डिग्री रेडियन घूम जाती है। अब यदि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है और एक सेकेंड में n चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा एक सेकेंड में चली गई दूरी होगी वृत्त की परिधि गुने n, यानी कि हो जाएगा आपका 2πrn। यही उसकी रेखीय चाल होगी। तो कह सकते हैं v बराबर 2πrn, अर्थात v बराबर 2π इंटू n इंटू क्रॉस r, यानी कि w गुने r भी कह सकते हैं। w बराबर πn होता है 2πn। रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुने त्रिज्या। पाई के मान की गणना सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। अब आगे है न्यूटन के गति नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कहता है कि
यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न कर दे। प्रथम गति को गैलीलियो का गति या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक, अब कहते हैं कि परिभाषा मिलती है। बल क्या है? बल की परिभाषा क्या है? बल व भौतिक बल व बाह्य भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर जो है किसी वस्तु पर प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक, बल एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने में उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई मोटर कार को अचानक रुकने में उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धुल के कंझर कर गिर जाते हैं। ये सभी है। अब आगे है संवेग। क्या कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं, अर्थात संवेग बराबर होता है वेग गुणे द्रव्यमान। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक kg मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन का दूसरा का नियम क्या है? कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होती है। यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान m हो तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर m है। अर्थात न्यूटन के दूसरे गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रथम नियम दूसरे का नियम का ही अंग है। न्यूटन का तीसरा का गति नियम क्या है? कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, रॉकेट को उड़ाने में। अब आगे संवेग संरक्षण क्या है? कहते हैं यदि किसी कण के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, अर्थात टक्कर के पहले टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। आवेग क्या है? जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगता है, कम करता हो तो बल तथा समयांतराल के गुणनफल को हम आवेग कहते हैं कि आवेग बराबर बल गुणे समयांतराल। ठीक, आप कह सकते हैं कि संवेग मतलब आवेग बराबर भी संवेग में परिवर्तन बोल सकते हैं। अब आगे आवेग एक सदिश राशि है जिसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, अर्थात तथा इसकी दिशा वही होती है जो बल की होती है। अब आगे अभिकेंद्रीय बल है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक, इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। यदि कोई m द्रव्यमान के पिंड भी चाल से और r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा हो तो उस पर कार्यकारिणी वृत्त के केंद्र की ओर जो है ना और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r होता है। F बराबर mv²/r होता है ना। चलिए आगे चलते हैं। अपकेंद्रीय बल क्या है? अपकेंद्रीय इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अजरूतीय फ्रेम यानी कि नॉन इंटरनल फ्रेम। ये न्यूटन के नियमों को लागू करने के लिए कुछ ऐसे बलों की कल्पना करनी होती है जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये बल छद्म बल होते हैं या जरूतीय बल होते हैं कहलाते हैं। अपकेंद्रीय बल ऐसा ही जरूतीय बल या छद्म बल है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। कहता है कि कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। वृत्ताकार पथ पर गतिमान वस्तु पर कार्य करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जैसे मौत के कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगती है, जबकि इसकी प्रतिक्रिया कर मोटरसाइकिल के द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर काम करती है। कभी कभी बाहर की ओर काम करने वाले इस प्रतिबल को भ्रमवश यानी कि गलती से अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है। अपकेंद्रीय बल कह दिया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ये क्या है? अपकेंद्रीय बल। अब अभिकेंद्रीय बल है। क्या है? अभिकेंद्रीय बल। अब आगे बलाघूर्ण। बल द्वारा एक सेकेंड बल आघूर्ण क्या है? बल द्वारा एक पिंड को
एक आप अक्ष के परिता घुमाने की प्रवृत्ति को ही बलाघूर्ण कैसे कहते हैं। किसी अक्ष के परिता एक बल का बलाघूर्ण उस बल के परिणाम तथा अक्ष के बल की क्रिया रेखा के बीच लंबा दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर यानी कि टॉर्क बराबर बल गुणे भुजा, ये आघूर्ण हो जाता है। एक सदिश राशि है, बलाघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, सरल मशीन क्या है, जान लीजिए सरल मशीन के बारे में। कहता है कि यह बलाघूर्ण के सिद्धांत पर काम करती है। सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है, जैसे कि उत्तोलक, गिरनी, अनंतल, स्क्रू, जैक आदि। ये सब क्या है, सरल मशीन है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रतापूर्वक घूमती रहती है। उत्तोलक के 3 प्रकार हैं, आलम्ब, आयास और भार। ठीक, आलम्ब, आयास और भार ना। चलिए देख लेंगे। आलम्ब, आयास और भार ना। चलिए क्या कहता है, इस प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के बारे में जानेंगे। और इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F, आयास E तथा भार W के बीच में होता है। इस उत्तोलक के इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F जो होता है ना, आलम्ब F जो होता है बीच में आ जाता है, यानी E और W के बीच में F आ जाएगा प्रथम श्रेणी में। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक, 1 के बराबर, 1 से कम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए कैंची, पिलास, सिरासी, कील उखाड़ने की मशीन, शीश झूला, साइकिल का ब्रेक, हेडपंप आदि। अब कहता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F व आयास E के बीच W हो जाता है। F और E के बीच में W आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार के उत्तोलकों में आंतरिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। उदाहरण के लिए सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। ठीक, अब आगे है दोसरका श्रेणी के तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इस वर्ग के उत्तोलकों में आलम्ब F और W E के बीच में F और W के बीच में E आ जाएगा। इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। उदाहरण के लिए चिमटा, मनुष्य का हल, हाथ और बैल का हल। आगे है गुरुत्वीय त्वरण क्या है। किसी वस्तु के गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहाँ पर वस्तु का समस्त भार काम करता है। ठीक, चाहे वस्तु की जिस स्थिति में रखी जाए, वस्तु का भार गुरुत्व के ठीक नीचे की ओर काम करता है। अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरमुखी यानी कि ऊपर की ओर एक बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। अब आगे संतुलन के प्रकार। संतुलन के 3 प्रकार हैं, अस्थायी, अस्थायी और उदासीन। अस्थायी संतुलन क्या है, यदि किसी वस्तु को उसकी तुलना अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दीजिएगा तो बल हटाते हैं पुनः वो अपना पूर्व स्थिति में आ जाएगा, जैसे पहले रहा वैसे हो जाएगा। इसी को हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। अब एक है अस्थायी संतुलन। यदि आप किसी वस्तु को उसकी तुलना अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ देंगे तो वह थोड़ा क्या हो जाएगा, अपना स्थान छोड़ देगा, ठीक, खिसक जाएगा। इसको हम अस्थायी संतुलन कहते हैं। उदासीन संतुलन कहता है कि यदि वस्तु को त्वरण की अवस्था से थोड़ा विस्थापित करके उसका गुरुत्व केंद्र G उसी ऊंचाई पर बना रहता है, मतलब छोड़ देंगे तो उसका गुरुत्व केंद्र जो उसी ऊंचाई पर बना रहता है, तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई, आप पूर्व में छोड़े पश्चिम जाकर रुक गया, मतलब हो गया संतुलन की अवस्था, वही हो गया उदासीन। अब अस्थायी संतुलन के कितने शर्त होते हैं। अस्थायी संतुलन के निम्न शर्त होते हैं। पहला, किसी वस्तु के अस्थायी संतुलन के 2 शर्त होते हैं। कितने होते हैं, 2 शर्त होते हैं। पहला कि वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे की ओर होना चाहिए। दूसरा का गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरनी चाहिए। अब आगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति क्या है। कार्य क्या है, वर्क क्या है, काम की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, ठीक है ना। बल का कार्य का SI मात्रक जूल होता है। यदि बल F तथा विस्थापन S के बीच थीटा कोण बन रहा है तो W बराबर FS cos थीटा आप बोल सकते हैं, हो जाता है। अब आगे ऊर्जा यानी कि एनर्जी क्या है। किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब आगे कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, जो 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उसमें काम करने की जो क्षमता आ जाती है उसी को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12mv²। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण या अवस्था में स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध बना करके इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, बल गुरुत्व बल के
गुरुत्व बल के विरुद्ध संचित ऊर्जा, ये सभी स्थिर ऊर्जा के उदाहरण है। स्थिर ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। m है उसका द्रव्यमान है, और h जो है आपका लंबाई ऊंचाई है, और g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जब भी ऊर्जा किसी रूप में लुप्त होती है, ठीक उतना ही ऊर्जा किसी अन्य रूपों में प्रकट हो जाती है। तब इसलिए कह सकते हैं विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिणाम स्थिर रहता है, या ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। अब आगे है ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण है, जैसे कि डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, मोमबत्ती रासायनिक को प्रकाश में उष्मा में, मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक को प्रकाश में उष्मा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, माइक्रोफोन क्या करता है, विद्युत को मतलब ध्वनि को विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में, ठीक। सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश में, ट्यूबलाइट विद्युत को प्रकाश में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश से उष्मा ऊर्जा में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक को ध्वनि में। अब कहते हैं संवेग और यह गतिज ऊर्जा में संबंध क्या है? आप जानबे करते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता था, गतिज ऊर्जा बराबर था हाफ mv², ठीक। किनेटिक एनर्जी बराबर mv², मतलब P बराबर होता है mv, तो आप बदलिएगा तो p²/2m नीचे आ जाएगा। अब आगे है P बराबर हाफ mv² होता था, इसी तरह आगे है संवेग बराबर P बराबर हो जाएगा आपका mv, द्रव्यमान गुने वेग। अब अर्थात वेग को दुगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक। द्रव्यमान को यदि आप दुगुना करिएगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। अब आगे है शक्ति क्या, पावर क्या है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति W/t होगी। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, जिसको हम जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया था। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, या जूल पर सेकेंड, या वाट लिख सकते हैं, यानी कि 10⁻1 मतलब एक शक्ति बराबर 10⁻7 अर्घ पर सेकेंड। कहता है कि किलोवाट मतलब 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट होता है। शक्ति की एक और मात्रक अशुभ शक्ति है। अशुभ शक्ति इकाई जेम्स वाट के द्वारा रखा गया था। एक अशुभ शक्ति बराबर 746 वाट या 550 फिफ्ट या 1 बार्स होता है, या 746 गुणे 10⁻7 अर्घ सेकेंड होता है, या 1 किलोवाट बराबर होता है 1.34 HP। वाट सेकेंड क्या है, वाट सेकेंड कहता है कि 1 वाट सेकेंड बराबर होता है 1 जूल, या एक वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल, या 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 जूल, या 10,000 वाट घंटा। कहता है कि वाट, किलोवाट, मेगावाट, HP शक्ति के मात्रक हैं। वाट, किलोवाट, मेगावाट, HP शक्ति के मात्रक हैं, जबकि वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा ऊर्जा के मात्रक हैं। अब आगे गुरुत्वाकर्षण क्या है? कहता है कि गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कहता है ग्रेविटेशन आगे किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिसके द्रव्यमान m1 m2 एक दूसरे से आवर्तकार दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल मतलब लगने वाला जो बल आघूर्ण बल होगा, आकर्षण बल, वो F बराबर बड़का G इंटू m1 m2 बटे बड़का r², जहाँ G एक नियतांक है। G का मान होता है 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम कहते हैं। बड़का G का मान कैवेंडिश ने किया था खोज, बड़का G की खोज कैवेंडिश ने किया था। अब आगे कब, 1788 में किया था। गुरुत्व क्या है? गुरुत्व क्या है? गुरुत्व है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है। यदि इनमें से एक पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर केंद्र की ओर खींचता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं, छोटका G कहते हैं। इसका मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब आगे गुरुत्वजनित त्वरण छोटका G का मान रूप, आकार, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता। अब कहता है कि छोटका G के मान में परिवर्तन, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर G का मान घटता है। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाइएगा तो G का मान घटता है, ठीक। कहता है पृथ्वी के ध्रुव पर G का मान अधिक होता है, महत्तम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने से G का मान घट जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से G का मान कम जाता है, घट जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर G का मान बढ़ जाता है। अब आगे कहता है आपका
यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से चलने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, यानी वहाँ भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, लेकिन ध्रुव पर जी का मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में दिन की अवधि 24 घंटे से घट करके 84 मिनट की हो जाएगी। यदि पृथ्वी अपनी कक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी के स्थान को छोड़ करके सभी जगह उसका मान शून्य हो जाएगा। ठीक, आगे लिफ्ट में पिंड का भार यानी कि वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। कहता है कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ जाता है। जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे होती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य हो जाता है, यही भारहीनता की स्थिति है। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का गुरुत्व त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार उसी फर्श से उठकर लगेगा जहाँ उसी छत से जाकर लगेगा। अब ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार यानी कि एलिप्टिकल यानी कक्षा में यानी कि वृत्ताकार परिक्रमा करता कक्षा में। ठीक, तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित है। प्रत्येक ग्रह का कक्षीय वेग नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग अधिक होता है, जब दूर होता है तो उसका वेग कम होता है। सूर्य के चारों ओर ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाते हैं उसे उसका परिक्रमण काल टी कहते हैं। परिक्रमण काल का वर्ग टी² और सूर्य की औसत दूरी r के घन होते हैं, यानी कि आर क्यू के समानुपाती होती है। अर्थात आप कह सकते हैं T² अनुक्रमानुपाती RQ। अर्थात सूर्य की अधिक दूरी के ग्रहों का काल भी अधिक होता है और नज़दीक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए सूर्य के निकट बुध का ग्रह परिक्रमण काल होता है बुध ग्रह का 88 दिन का, ध्रुव ग्रह वरुण का होता है 165 वर्ष का। अब आगे IAU ने यम को यानी कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, इसलिए अब दूरस्थ ग्रहों की संख्या में अब 8 हो गया, ग्रहों की संख्या 8 हो गया, लेकिन दूरस्थ हो गया आपका यम चलिए गया तो वरुण हो गया। अब आगे उपग्रह क्या है? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह का कक्षीय चाल क्या है? उपग्रह की कक्षीय चाल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसकी चाल होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एक ही त्रिज्या के कक्षा में विभिन्न द्रव्यमानों के उपग्रह की चाल समान होगी। पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 8 मीटर पर सेकेंड का होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए सैटेलाइट। कहते हैं कि उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। यदि परिक्रमण काल बता कक्षा की परिधि बटे कक्षा की चाल। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना दूर होता है उतना ही उसकी अधिक परिक्रमण काल होती है। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 1 घंटा 24 मिनट का होता है, 84 मिनट का होता है। भूअस्थायी उपग्रह क्या है? कहता है कि ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के कक्ष के लंबवत तल से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल का 24 घंटे के बराबर होता है, भूअस्थायी उपग्रह कहलाता है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रह करके पृथ्वी की परिक्रमा करता है, रह करके पृथ्वी की परिक्रमा चक्कर लगाते हैं। कहता है कि उपग्रह ठीक भूतोलन की उपग्रह कक्षा में संचार स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। पलायन वेग क्या है? पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है, पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात पृथ्वी तल से किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या इससे अधिक वेग से फेंकिएगा तो अपनी क्या होगा, दिशा फेंके दिए जाए तो वस्तु फिर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। अब उपग्रह के लिए पलायन वेग मतलब उपग्रह के लिए कक्षीय वेग v0 बराबर √GRE होता है, बड़का GRE होता है, तथा पृथ्वी तल से पलायन वेग VE बराबर √2GRE अर्थात VE बराबर √2v0 अर्थात पलायन वेग कक्षीय वेग का रूट दुगुना होता है। इसलिए यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग रूट दुगुना अर्थात 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। अब आगे है दाब यानी कि प्रेशर क्या है? कहता है किसी सतह के कंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक,
अब आगे है दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो 76 सेंटीमीटर लंबे पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ कास्ट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? बार होता है। क्या होता है? 1 बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब 1 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। ठीक, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर गिरता है, नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर जाता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। अब आगे द्रव में दाब क्या है? प्रेशर इन लिक्विड कहता है द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व यानी कि d और गुरुत्वाकर्षण त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं दाब बराबर P बराबर HdG। द्रवों के दाब का नियम क्या है? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। ठीक, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होती है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र बल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक, घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक हो जाता है। द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल के नियम का प्रथम कथन, यदि गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल के नियम का द्वितीय कथन, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचारित किया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस। ठीक, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। अब क्वथनांक एवं गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कहता है कि गलनांक का प्रभाव, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। आगे है कि मोम घी आदि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी कम हो जाता है, जैसे कि बर्फ। क्वथनांक पर प्रभाव क्या पड़ता है? सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने से बढ़ जाता है। अब आ गया प्लवन बल जो होता है द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्क्षेप या उत्प्लवन बल कहते हैं। यदि बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर काम करता है, जिसे प्लावन केंद्र कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने दिया था। उत्प्लावन बल द्रव में डूबी पिंड के आयतन एवं उस द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिकतम हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति एवं भार पर निर्भर नहीं करती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज महोदय कहते हैं जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु का द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। आप कह सकते हैं प्लवन का नियम क्या है? संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर वस्तु विस्थापित करती है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव गुरुत्व केंद्र दोनों ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। चलिए अब आगे क्या है? प्राचीन भारत जानेंगे स्पीडी से।
आगे इतिहास का पिता किसे कहता है? हेरोडोटस को। इतिहास के पिता हेरोडोटस को। हेरोडोटस निवासी से यूनान के। हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यूनान के। पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ या होमोसोपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ पुरापाषाण काल में। भीमबेटिका है एक पुरातात्विक स्थल जो उड़ीसा राज्य में है। भीमबेटिका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटिका है रायसीना जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटिका कहाँ? रायसीना जिला मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीनतम प्रथम अभिलेख है बोगाज कोई अभिलेख, एशिया माइनर। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाना। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल था 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता थी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी की लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी के लोग का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। कपास की खेती प्रारंभ की गई थी सिंधु वासियों ने। कपास खेती सिंधु वासियों ने। सिंधु कहते हैं सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल आलमगीरपुर। पूर्वी बिंदु कौन है? आलमगीरपुर। तो कहाँ है? जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। तथा पश्चिमी बिंदु था सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु घाटी का पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिंदु था सुतका गैंडोर बलूचिस्तान में। सिंधु घाटी का उत्तरी बिंदु था मांडा अखनूर जिला जम्मू कश्मीर। सिंधु का उत्तरी था मांडा अखनूर था मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी बिंदु था दैमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आलमगीर स्थित है हिंडन नदी पर। आलमगीर स्थित है हिंडन नदी पर। मांडा स्थित है चिनाब नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर और मांडा चिनाब नदी पर। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था। सिंधु सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल स्थित है भोगवा नदी किनारे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी हिसार हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर। सिंधुवासी जो तो पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने। कब? 1826 में। चार्ल्स मेसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और मोंटगरी जिला में रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगरी जिला रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। हड़प्पा समाज थी मातृसत्तात्मक। स्वास्तिक चिन्ह दिन है हड़प्पा सभ्यता और स्वास्तिक का प्रतीक माना था कौन? नेपोलियन नहीं। चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा निवासी का रुचि था शतरंज खेल में। ठीक। धौलावीरा स्थित है गुजरात कच्छ जिला में। कहता है कि R37 कब्रिस्तान मिला है। R37 कहाँ मिला है? कहाँ मिला है आपका? हड़प्पा से। ठीक। हड़प्पा के लोग अभिनज्ञ थे लोहा से। अनुभव नई जानकारी था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल। आगे मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारक थे सर जॉन मार्स। ठीक। मिस्र के राजा कहलाते थे फराव। चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। जोते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले। बस आज यहीं तक।